हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग साइटोस्केलेटन के बारे में बात कर रहे थे। वहां पे मैंने आपको बताया कि साइटोस्केलेटन जो होते हैं वो तीन मेजर प्रोटीन फिलामेंट से मिलकर के बने होते हैं। एक होता है हमारा माइक्रोफिलामेंट, दूसरा होता है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल और तीसरा होता है हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी अपीयरेंस कैसी होती है। तो दे आर द रोप लाइक साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स अबाउट 10 नैनोमीटर इन डायमीटर। कैसे होते हैं? रोप लाइक। इनकी जो अपीयरेंस होती है वो रोप लाइक होती है। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट होते हैं और डायमीटर कितना होता है? 10 नैनोमीटर होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए चीज। फिर आता है दे आर द टफेस्ट प्रोटीनिशियस फिलामेंट। सेल में पाए जाने वाले सबसे टफेस्ट प्रोटीनिशियस फिलामेंट कौन होते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसका सिग्निफिकेंस अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है दे आर फाउंड इन मेनी मेटाजोआंस। ये बहुत सारे मेटाजोआंस में पाए जाते हैं, जैसे कि वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं, नीमाटोड्स में पाए जाते हैं और मोलस्क में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन नोट डाउन करने वाली बात यहाँ पर ये है कि दे आर नॉट फाउंड इन प्लांट्स एंड फंजाई। प्लांट और फंजाई में ये नहीं पाए जाती हैं। ठीक है, जबकि मैंने बाकी के दो जो हमारे फिलामेंट थे उनके बारे में जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने आपसे सीधे सीधे बोला था दे आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। जितनी भी तरह की यूकैरियोटिक सेल हैं, चाहे वो प्लांट हैं चाहे वो एनिमल हैं, दोनों में ही जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो दोनों में ही पाए जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि इनको बनाने वाली जो सब यूनिट्स होती हैं, जैसे माइक्रोफिलामेंट को बनाने वाली सब यूनिट क्या थी? एक्टिन थी, इसीलिए हमने उसको एक्टिन फिलामेंट कहा था। और माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाने वाली जो प्रोटीन थी वो क्या थी? ट्यूब्यूलिन थी। ठीक, इसीलिए मैंने कहा था कि एक्टिन और ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स जो होती हैं ये इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड होती हैं। इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड होती हैं, मतलब इनका सीक्वेंस जिस तरह से प्लांट में होगा उसी तरह से एनिमल में भी होगा। इसीलिए इनको हाउसकीपर की तरह भी यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है ये क्योंकि प्लांट और फंजाई में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा इसकी एक और खास बात होती है, द इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन्स आर केमिकली हेट्रोजीनस। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये हेट्रोजीनस है, जबकि वो दोनों सारी स्पीसीज में सिमिलर थी। उनका जो अमीनो एसिड सीक्वेंस था वो सारी स्पीसीज में सिमिलर था। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया था? केमिकली हेट्रोजीनस एज वेल एज दे शोज द स्पीसीज स्पेसिफिक वेरिएशन। ये स्पीसीज स्पेसिफिक वेरिएशन शो करते हैं इन द मॉलिक्यूलर वेट। इसका मतलब इसका कंपोजिशन, इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो कंपोजिशन होगा वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करेगा। इनका केमिकल नेचर भी वेरी करेगा और इनका मॉलिक्यूलर वेट, इनका जो साइज है वो भी वेरी करेगा। बड़े एनिमल में बड़े तरीके के दिखेंगे, छोटे एनिमल में छोटे तरीके से दिखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इनका फंक्शन क्या होता है सेल्स के अंदर। सेल्स के अंदर ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, थोड़ा सा हम लोग इंटरमीडिएट फिलामेंट के एक ब्रीफ फंक्शन के बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो माइक्रोफिलामेंट के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। चार मेजर फंक्शन है परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर। सबसे पहला, दे प्रिवेंट द सेल्स फ्रॉम द मैकेनिकल स्ट्रेस। मैकेनिकल स्ट्रेस का मतलब होता है जब कभी सेल्स स्ट्रेच होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी स्किन की सेल लगातार स्ट्रेच होती रहती है। ठीक है, तो इसके स्ट्रेच होने से वहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट ना हो तो उस मैकेनिकल स्ट्रेस के दौरान सेल्स वहाँ से टूट भी सकती हैं, अलग भी हो सकती है, जिसकी वजह से घाव बन सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट के होने की वजह से मैकेनिकल स्ट्रेस से सेल्स को बचा लेते हैं। ठीक है, पहली चीज कैसे बचाते हैं आगे चल के बताऊंगा आपको। ठीक है, दे रीइंफोर्स द सेल्स टू ऑर्गेनाइज द टिश्यू। ठीक है, टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उसके बाद दे इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल जंक्शन दैट इज द डेस्मोसोम। इसी डेस्मोसोम के फॉर्मेशन के थ्रू एक सेल दूसरे सेल से इनडायरेक्टली जुड़ती है। ठीक है, और आपस में कम्युनिकेट कर पाती है। आगे चल के इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, तो डेस्मोसोम के फॉर्मेशन में, सेल जंक्शन के फॉर्मेशन में इंटरमीडिएट फिलामेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा दे प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द न्यूक्लियर इनवलप। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एक इंटरमीडिएट फिलामेंट का मेसवर्क होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर लेमाइना कहते हैं। ठीक है, वही न्यूक्लियर लेमाइना जो है न्यूक्लियर इनवलप को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल, चार इंपॉर्टेंट रोल जो कि सेल के अंदर में हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स परफॉर्म करते हैं। आपको ये चीज याद रखना। माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट एक इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे सेल के अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंट्रासेलुलर जो मूवमेंट होता है। ठीक है, जैसे कोई प्रोडक्ट वेसाइकिल में पैक है और वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो वहाँ पे माइक्रोफिलामेंट
और हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प कर रहे थे, या फिर सेलुलर मोबिलिटी में भी माइक्रोफिलामेंट हमारे और माइक्रोट्यूब्यूल हमारे हेल्प कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इंटरमीडिएट फिलामेंट सेलुलर मोबिलिटी में कोई रोल नहीं प्ले करता है। डू नॉट प्ले एनी रोल इन सेलुलर मोबिलिटी में कोई रोल प्ले नहीं करता है। सेलुलर मोबिलिटी में कोई रोल नहीं प्ले करता, चाहे हम इंट्रासेलुलर मूवमेंट की बात करें या पूरे होल सेल के मूवमेंट की बात करें। ये मूवमेंट इसलिए नहीं शो करता क्योंकि ये खुद टिश्यू के ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व है, ये मूवमेंट को रोक रहा है, सेल्स को बांध के रखने का काम कर रहा है, ठीक है। और अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो जिस सेल को जिस जगह पे होना चाहिए वहां पे ना रहकर वो कहीं और चली जाएंगे, और इस कंडीशन को हम लोग मैलिग्नेंसी बोलते हैं, ठीक है। मैलिग्नेंसी, सेल्स में मैलिग्नेंसी आने का सबसे बड़ा कारण होता है उनका जो सेल जंक्शन होता है वो लूज हो जाता है, जिसकी वजह से उनको जहां पे रहना चाहिए वहां पे ना रहकर वो दूसरी जगह पे मूव कर जाती है। आगे चल के बहुत डिटेल में इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जब मैलिग्नेंसी हो जाती है और इस प्रोसेस को हम लोग मेटास्टेसिस कहते हैं, यहाँ से सेल मूव करके दूसरी जगह पर चली जाती हैं, ठीक है, और उनको हम लोग मैलिग्नेंट सेल्स बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा सेल जंक्शन होता है वो लूज पड़ जाता है, और उसके लूज पड़ने में बहुत बड़ा कारण होता है हमारे जो इंटरमीडिएट फिलामेंट हैं ये प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते। इसका मतलब इस सेल मोबिलिटी को रोक के रखता है, ना कि सेल मोबिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट की स्ट्रक्चरल फीचर की बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल फीचर की हम लोग बात करते हैं तो अगर हम सारे इंटरमीडिएट फिलामेंट को देखें तो ऑल इंटरमीडिएट फिलामेंट शोज एक कॉमन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉमन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाया जाता है, ठीक है। एक ही तरह का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसमें क्या होता है, द इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के पास क्या क्या होता है, ऑफ एन इंटरमीडिएट फिलामेंट इज एन इलोंगेटेड मॉलिक्यूल, ये एक इलोंगेटेड मॉलिक्यूल होता है जिसके पास क्या होता है, जिसके पास 3 मेजर डोमेन्स होते हैं, ठीक है। 3 मेजर डोमेन्स है। ये पहला डोमेन उसके पास है ए नॉन अल्फा हेलिकल एन टर्मिनल ग्लोब्यूलर हेड डोमेन, ठीक है। एन टर्मिनल ग्लोब्यूलर हेड डोमेन है उसके पास। एक सेंट्रल अल्फा हेलिकल, जो सेंटर वाला रीजन है वो अल्फा हेलिक्स है वहाँ पे, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉड डोमेन, ठीक है। इस रॉड डोमेन में एक टेंडम रिपीट पाई जाती है, टेंडम रिपीट, और इस टेंडम रिपीट में 7 अमीनो एसिड्स रिपीट होते हैं, 7 अमीनो एसिड्स रिपीट होते हैं, जिसको कहा जाता है हेप्टैड रिपीट, ठीक। यहाँ पे हेप्टैड रिपीट पाई जाती है, ठीक है, कहाँ पे, रॉड डोमेन में। फिर तीसरा हमारा डोमेन आता है जो कि नॉन अल्फा हेलिकल है, यहाँ पे भी अल्फा हेलिक्स नहीं है, सी टर्मिनल ग्लोब्यूलर टेल डोमेन, ठीक है। ये 3 मेजर डोमेन पाए जाते हैं एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड की, अगर हम लोग बात करें, जो कि एक इलोंगेटेड मॉलिक्यूल होता है। मैं आपको बना करके तीनों रीजन आपको दिखा देता हूँ, फिर फर्दर मैं आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट का ऑर्गेनाइजेशन बताता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि 3 डोमेन्स पाए जाएंगे, पहला डोमेन, दूसरा डोमेन, तीसरा डोमेन, ठीक। तो कुछ इस तरह का एक इलोंगेटेड, मान लीजिए पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, ये इलोंगेटेड पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये इसका एन टर्मिनल है और ये इसका सी टर्मिनल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस एन टर्मिनल पे ग्लोब्यूलर हेड प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये क्या है, नॉन अल्फा हेलिकल ग्लोब्यूलर हेड है, ठीक है। उसके बाद ये सेंटर में जो सेंट्रल रीजन है इसका, यहाँ पे क्या है, ये अल्फा हेलिकल, यहाँ पे अल्फा हेलिकल रीजन है, ये क्या है, सेंट्रल रॉड डोमेन, और इसी के पास में हेप्टैड रिपीट भी है, हेप्टैड रिपीट भी यहीं पे है, ठीक है। और फिर हमारा सी टर्मिनल आता है, और सी टर्मिनल हमारा क्या है, दिस इज द सी टर्मिनल ग्लोब्यूलर टेल डोमेन। तो ये इंडिविजुअल हमारी, ये क्या है, ये हमारा इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि मिल करके क्या बनाती है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब किस तरह से इंटरमीडिएट फिलामेंट का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा कि जो हमारे इंडिविजुअल इंटरमीडिएट फिलामेंट की पॉलीपेप्टाइड चेन होगी उसके पास एन टर्मिनल डोमेन होगा, सी टर्मिनल डोमेन होगा, और ये हमारा सेंट्रल डोमेन होगा जिसके पास अल्फा हेलिकल रीजन, ठीक है, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा इलोंगेटेड
इलोंगेटेड पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ से ये दोनों, अब यहाँ पे क्या होगा, अब दो इसी तरह के दो पॉलीपेप्टाइड आपस में कॉइलिंग करेंगे, ठीक है। दो पॉलीपेप्टाइड पैरेलल पॉलीपेप्टाइड, दो पैरेलल पॉलीपेप्टाइड आएंगे और आपस में कॉइलिंग करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दो पॉलीपेप्टाइड आएंगे और आपस में कॉइलिंग कर जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका एन टर्मिनल है, ये इसका एन टर्मिनल है, ये इसका सी टर्मिनल है और ये इसका सी टर्मिनल है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल हैं, इसको कहा जाता है डाइमर। सबसे पहले डाइमरिक फॉर्म में आएंगे, ठीक है। ये क्या है, क्वाइल्ड क्वाइल्स हैं, ठीक है। ये क्वाइल्ड क्वाइल्स हैं, क्वाइलिंग की आपस में, पहले से यहाँ पे क्वाइलिंग थी, अब दोनों क्वाइलिंग, दो जब दो सब यूनिट्स आपस में मिल गई तो इसको क्वाइल्ड क्वाइल बोल रहे हैं, ठीक है। फिर आगे क्या होगा, फिर इसी तरह के दो क्वाइल्ड क्वाइल्स आएंगे, ठीक है। एक ये और एक इसी तरह से दूसरा आएगा, ठीक है। ये आया एक, ठीक, जो हमारा पहला था, और फिर इसी तरह से एक और क्वाइल्ड क्वाइल आएगा, मैं डिफरेंट कलर से बना रहा हूँ, ठीक। इसी तरह से एक और डिफरेंट क्वाइल है, और अब ये दोनों आपस में क्वाइलिंग करेंगे। और ये जो यहाँ पे इंटरेक्शंस लग रहे हैं, हर जगह पे नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन ही लग रहे हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा, दो क्वाइल्ड क्वाइल्स है, क्या है, टू क्वाइल्ड क्वाइल्स, दो क्वाइल्ड क्वाइल्स है। और अब ये क्या बनाएंगे, टेट्रामर बनाएंगे, ठीक है। अभी कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, टेट्रामर बनाएंगे, इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया टेट्रामर, आपस में इंटरेक्ट किए और इन्होंने बनाया टेट्रामर, ठीक। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो दोनों क्वाइल्ड क्वाइल्स आ रहे हैं, ये दोनों एंटी पैरेलल हैं। ये वाला की पोलैरिटी अगर इस तरह से है तो यहाँ पे इसका एन टर्मिनस इधर है तो इसका सी टर्मिनस इधर होगा, ये दोनों एंटी पैरेलल होंगे, ठीक। यहाँ पे जब डाइमर बन रहा था तो दोनों क्वाइल्स कैसे आए थे, पैरेलल आए थे, और जब टेट्रामर बन रहा है तो दोनों क्वाइल्ड क्वाइल्स किस तरह से आ रहे हैं, एंटी पैरेलल आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और सामने निकल के आती है कि जो हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है उसके पास पोलैरिटी नहीं होती है। पोलैरिटी इसलिए नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे देखिए एन टर्मिनल सी टर्मिनल, यहाँ पे एन टर्मिनल सी टर्मिनल, बट यहाँ पे सी टर्मिनल इस तरफ हो गया, अब पोलैरिटी कहाँ पे रहेगी, ठीक है। यहाँ पे एन टर्मिनल है, ठीक है, ये सी टर्मिनल है। अगर सब में एन टर्मिनल यहाँ पे तो पोलैरिटी शो करता है, लेकिन अभी क्या हुआ, सी टर्मिनल इधर आ गया इसका और इधर इसका एन टर्मिनल आ गया, इसलिए इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं वो पोलैरिटी शो नहीं करते, ठीक है। अभी क्या बन गया, टेट्रामर। और यही टेट्रामर क्या होता है, दिस इज द यूनिट ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। यही इंटरमीडिएट फिलामेंट का यूनिट होता है। तो सबसे पहले क्या था, इलोंगेटेड क्वाइल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन थी, ठीक है। और फिर ऐसे ही दो इलोंगेटेड पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि पैरेलल रीजन में आकर के पैरेलली एक दूसरे के साथ मिलकर के डाइमर बनाती है, जिसको हम लोग क्वाइल्ड क्वाइल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर दो क्वाइल्ड क्वाइल्स आते हैं या दो डाइमर आपस में इंटरेक्ट करते हैं और दोनों ही डाइमर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल आकर के टेट्रामर बनाते हैं, जो कि क्या होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट की यूनिट। तो हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट की यूनिट बन गई, दैट इज द टेट्रामर, ठीक है। और इसी तरह का एक और टेट्रामर जब आकर के इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, एक और टेट्रामर आएगा और इसके साथ में इंटरेक्ट करेगा तो क्या बनेगा, प्रोटोफिलामेंट, ठीक। और उस प्रोटोफिलामेंट से क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक। फर्दर ऑर्गेनाइजेशन उसका होगा और इंटरमीडिएट फिलामेंट बनेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इंटरमीडिएट फिलामेंट का ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इस तरह से देखिए कितने सारे यहाँ पे इलोंगेटेड पॉलीपेप्टाइड चेन सीधे सीधे आकर के मिल रही है, इसीलिए इतना टफेस्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे टफनेस पाई जाती है, ठीक है। बाकी सब में सब यूनिट प्रोटीन जुड़ रही थी और यहाँ पे पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ रही है, तो आप सोचिए कितना ज़्यादा फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, कितनी ज़्यादा यहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ आती है, इसीलिए मैकेनिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं सेल्स को। उसके बाद बात आती है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं, इनकी जो यूनिट्स होती हैं, इनके पास एटीपी और जीटीपी बाइंडिंग साइट नहीं पाई जाती है, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट की जो हमारी यूनिट है उसके पास
न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बाइंडिंग साइट नहीं पाई जाती, मतलब ना तो ये एटीपी से बाइंड करते हैं और ना ही जीटीपी से बाइंड करते हैं। अगर हम लोग इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के टाइप्स की बात करें कि सेल्स के पास कितने तरह के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पाए जाते हैं, तो वहाँ पे दो तरह के इंटरमीडिएट फिलामेंट देखे जाते हैं। एक को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और दूसरे होते हैं न्यूक्लियर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इंटरमीडिएट फिलामेंट की कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। एक तो होते हैं केराटिन्स, जो कि एपिथेलियल सेल्स में पाई जाती है, एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्किन यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, विमेंटिन होते हैं, दूसरे टाइप के जो होते हैं विमेंटिन होते हैं, ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यूज में पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज में पाए जाते हैं। और दूसरे होते हैं न्यूरोफिलामेंट्स, ये न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस में आप लोगों को मैंने बताया था, जो न्यूक्लियर लेमाइना होती है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलकर के बनी है, जो कि हमारे न्यूक्लियर एनवेलप को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये कुछ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के एग्जांपल्स हुए। ठीक है, जो केराटिन होता है ये मोस्ट डाइवर्स और सबसे अबंडेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है सेल के अंदर, या फिर हम लोग कहें एक एनिमल के अंदर, और ये एपिथेलियल सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, इसकी खास बात ये होती है कि ये एपिथेलियल सेल को स्पैन करता है, पूरी एपिथेलियल सेल को स्पैन करता है, और जो एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स होती है उनसे इनडायरेक्टली ज्वाइन रहता है बाय द डेस्मोसोम। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। डेस्मोसोम्स के थ्रू एक एपिथेलियल सेल को दूसरी एपिथेलियल सेल से जोड़ता है, जिसके कारण ही ये मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रिवेंट कर पाता है। ठीक है, एक डिजीज होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसको एपिडर्मोलिसिस ब्यूलोरा सिम्प्लेक्स। ठीक, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो केराटिन जीन होता है वो म्यूटेट हो जाता है और केराटिन की सिंथेसिस नहीं हो पाती है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, जो हमारी स्किन होती है वो ब्लिस्टर्ड हो जाती है और मोर प्रोन हो जाती है मैकेनिकल स्ट्रेस। मैकेनिकल स्ट्रेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाती है। ठीक, कुछ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्टेबलाइज होने के लिए कुछ एक्सेसरी प्रोटीन्स की जरूरत होती है, जैसे कि प्लेक्टिन्स। ठीक है, प्लेक्टिन प्रोटीन्स क्या करती हैं, कुछ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्टेबलाइज करने के लिए इनकी जरूरत होती है। ठीक है, कुछ माइस ऐसे भी देखे गए जिनके पास अगर प्लेक्टिन जीन्स म्यूटेटेड था तो वो माइस जो होते हैं बर्थ के कुछ ही टाइम के बाद डाई कर जाते हैं, उनकी वहाँ पे जो टिश्यू का डेवलपमेंट होता है, जैसे कि उनकी स्किन ब्लिस्टर्ड होती है, जो कि मैकेनिकल इंजरी के लिए मोर प्रोन होती है। ठीक है, उनका एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है, उनकी हार्ट मसल्स का एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है, और अदर जो ऑर्गन्स बनते हैं उनका भी जो डेवलपमेंट होता है वो एबनॉर्मल होता है, जिसकी वजह से वो बर्थ के कुछ ही टाइम के बाद डाई हो जाते हैं। तो ये तो एक ब्रीफ अकाउंट था इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में। मुझे आपको जो कुछ भी बताना था इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई। ठीक है, अब इसका मेन फंक्शन आएगा डेस्मोसोम के फॉर्मेशन में। जब मैं आपको सेल जंक्शन के बारे में बताऊंगा तब मैं आपको उनके डिटेल फंक्शन के बारे में वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से ये बनाते हैं डेस्मोसोम, या फिर सेल जंक्शन में किस तरह से ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमको वैस्कुलर ट्रैफिकिंग स्टार्ट करना था, लेकिन यहाँ पे डेस्मोसोम टर्म आ गया है। ठीक है, जैसे इंटरमीडिएट फिलामेंट खत्म हो रहा है, यहाँ पे एक टर्म आ गया है डेस्मोसोम। ठीक है, अब ये टर्म यहीं पे आ गया है, और आपको ये भी पता है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट इनके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये एक तरह का सेल जंक्शन है। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट अभी इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में बना हुआ है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से सेल में अरेंज होते हैं, सारी चीज़ें हमको पता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमको सबसे पहले सेल जंक्शन के बारे में स्टडी यहीं पे कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़े हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, और इसी समय अगर हम लोग सेल जंक्शन के बारे में पढ़ लेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सेल जंक्शन का एक बेसिक व्यू दूंगा, और फिर 1 बाय 1 जितने टाइप के जंक्शंस पाए जाते हैं हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।